हेलो क्लास। बेटा आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा कोरोजन। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका कोरोजन। कोरोजन आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हो, तो आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा और ज़्यादा। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस, अगर मैं कोरोजन को डिफाइन करूं तो कोरोजन इज द प्रोसेस in which a metal eaten up by its environment, यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर एक मेटल अपने एनवायरनमेंट से ईटन अप यानी कोरोड हो जाती है, के लिए वो कोरोड हो जाती है। अब एक यहाँ पर एक चीज आती है, कोरोजन मान लो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ईटन अप कहा, तो केमिकली अगर मैं बात करता हूँ, ए मेटल react with its environment a metal react with its environment by its surface, अपने सरफेस पर एक मेटल जो है अपने एनवायरनमेंट से केमिकली इंटरेक्ट करती है। ओके, केमिकली इंटरेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर नेसेसरी है एयर का और मॉइस्चर का होना। देयर शुड बी प्रेजेंट एयर एंड वाटर, क्या कह लीजिए, एयर और वाटर का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक मेटल लोगे और मेटल को ओनली प्योर वाटर में रखोगे तो वो कोरोड नहीं होगी। ऐसे ही एक मेटल को बिना मॉइस्चर के एयर में रखोगे तो भी वो कोरोड नहीं होगी। देखो मैं एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो आपके पास कोई मेटल है, ओके, और इस मेटल को आपने प्योर वाटर में कीप कर, प्योर वाटर यानी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें कोई गैस पार्टिकल नहीं है, तो कोरोड नहीं होगी। ऐसे ही अगर आप मेटल को, तो हम कह सकते हैं डू नॉट कोरोड। ऐसे ही अगर आप वाटर को अनहाइड्रस एयर में रखोगे, यानी मेटल को अगर आप अनहाइड्रस एयर में रखोगे, अनहाइड्रस यानी सूखी एयर में रखोगे, उसमें मॉइस्चर ना हो, तो भी वो कोरोड नहीं होगी। डू नॉट, इट विल नॉट कोरोड, यानी द नेसेसरी कंडीशंस कि अगर एयर के साथ साथ वाटर भी प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, तो कोरोजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं इसके, बहुत सारे कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप आयरन लेते हो। आयरन जो होती है बेटा, ये इसमें एक अपनी एक यूनिक शाइन होती है। आयरन कैसे? आयरन लोस्ट इट्स शाइन एंड फॉर्म, क्या बनाता है? ब्राउन सब्सटेंस बनाता है, ब्राउन सब्सटेंस। ये ब्राउन सब्सटेंस जो होता है, ये फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है बेटा? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन का केस ले लो, आप सिल्वर का केस ले लो, तो सिल्वर जो है ना डल हो जाता है कुछ दिनों बाद। तो ये डल क्यों होता है? ड्यू टू फॉर्म ऑफ सिल्वर सल्फाइड। ये सिल्वर सल्फाइड के फॉर्मेशन की वजह से डल हो जाता है। अब
कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल ले लो आपके। अगर मैं बात करता हूँ कोरोजन का एग्जांपल, स्टेचू ऑफ लिबर्टी। स्टेचू ऑफ लिबर्टी, स्टेचू ऑफ लिबर्टी कॉपर की बनी हुई है। इट इज कॉपर मेड। कॉपर मेड है तो ये पहले जो ब्राउनिश रेड कलर की थी, किस कलर की थी? अर्लियर, अर्लियर आप समझते हो, पहले जो ये है ब्राउनिश रेड कलर की थी। लेकिन ड्यू टू कोरोजन, अगर हम कहें ड्यू टू कोरोजन, अब ये ग्रीन इन कलर है, और जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपर कार्बोनेट बनने पर। कौन सा कंपाउंड होता है? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से ये ग्रीन। अब क्या हो रहा है, ये कार्बोनेट कैसे बना रहे हैं? ये अपने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से केमिकली इंटरेक्ट कर रहा है, सिल्वर सल्फर 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 डाइऑक्साइड से इंटरेक्ट करता है, एंड आपका जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड से, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। वो फॉर्मेशन कह लीजिए ऑक्सीजन से, वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करने की बात करता है। तो दीज आर द कलर, दीज आर द रिएक्शन। अब जो आयरन पर कोरोजन होता है उसे हम रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कोरोजन ऑन आयरन इज नोन एज रस्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट विच इज फॉर्म। क्या बोलते हैं? बिकॉज ऑफ appearance of product which is form। जो प्रोडक्ट बनता है उसकी अपीयरेंस की वजह से हम इसे रस्ट बोलते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि जो इसमें मेटल है इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के से समझ सकते हैं। कोरोजन प्रोसेस, अगर हम बात करें कोरोजन प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड by electrolyte इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से समझ सकते हैं। आपको याद रखना है कि जो मेटल सरफेस होगा, मेटल का जो सरफेस होगा वो हमेशा एक्ट करेगा एनोड की तरह, और जो एनवायरनमेंट होगा उसके चारों तरफ का वो एक्ट करेगा कैथोड की तरह। अब ये तो आपको पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन जो होगा मेटल का होगा, मेटल जो है ऑक्सीडाइज्ड होकर आयंस का फॉर्मेशन करेगी और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, और कैथोड जो है एनवायरनमेंट से जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके आयंस का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रही बात आपको? तो एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? अगर हम बात करें एट एनोड, फॉर आयरन की बात हो रही है बेटा, ध्यान रखना। तो Fe जो है Fe2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन करेगा। इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? हम कहते हैं कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी? कैथोड पर रिएक्शन होंगी कुछ अलग अलग तरह की। जैसे कि एक रिएक्शन वहां पर होगी, एक जो एसिड होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन रिलीज करेगा और कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, कह लीजिए एसिड का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। कैसे भाई? मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इंटरेक्ट करके H2CO3 का फॉर्मेशन करेंगे, और ये H2CO3 इंटरेक्ट करेगा O2 से और नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या करेगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड से फिर से अलग हो जाएगा और आपका नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा।
ये नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करेगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन बेटा, अगर मैं इस नेसेंट ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन करेगी। फिर ये Fe2 पॉजिटिव और ऑक्साइड आयन आपस में इंटरेक्ट करके FeO का फॉर्मेशन करेंगे और FeO फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होगा और ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद या वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करने के बाद ये Fe2O3 का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये Fe2O3 एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से इंटरेक्ट करके रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो याद रखना, फेरिक ऑक्साइड को जब वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तब रस्ट का फॉर्मेशन करता है। समझ में आई बात? इसे हम बोलते हैं रस्ट। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा कि पहले कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, फिर वहां से नेसेंट ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और नेसेंट ऑक्सीजन से फॉर्मेशन होने के बाद नेसेंट ऑक्सीजन के फॉर्मेशन होने के बाद ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। वो ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और आयरन ऑक्साइड फेरस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज फेरस ऑक्साइड, नाम लिख दे रहा हूं मैं, कोई कंफ्यूजन ना हो। फेरस ऑक्साइड और दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ओके, फेरस ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और फेरिक ऑक्साइड से वो रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। दिस इज आयरन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, आयरन पर रस्ट लग जाता है। तो मैं जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है बेटा हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन। टॉपिक क्या है बेटा आपका? हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, यानी हम कोरोजन का प्रिवेंशन कैसे करेंगे। बेटा देखो, मैंने आपको बताया है कोरोजन इज अ सरफेस फिनोमिना, सरफेस प्रोसेस है। अगर हम कोरोजन के बारे में बात कर रहे हैं, कोरोजन इज अ सरफेस प्रोसेस। कोरोजन सरफेस प्रोसेस है। अभी एक सरफेस प्रोसेस को अगर हमें रोकना है तो हम क्या करेंगे? बस सिंपल सी बात है, एक मेटल है और इस मेटल का मुझे सरफेस, और ये इसका एनवायरनमेंट है, यस, और ये इंटरेक्ट करके रस्टिंग क्या करेगी, कोरोजन करे, कोरोड करेगा इसे। तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस को कवर अप कर दूं। मैं एनवायरनमेंट को तो नहीं रोक सकता, लेकिन मेटल के सरफेस को अगर मैं कवर अप कर दूं तो क्या होगा, वो मेटल से डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा, और डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आएगा तो क्या होगा, वो कोरोजन कोरोड नहीं होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होगा? बाय कवरिंग ऑफ सरफेस ऑफ मेटल, सरफेस ऑफ मेटल, मेटल के सरफेस को हम कवर करते हैं। अभी मेटल सरफेस कैसे कवर होता है, ये चीज मेन है। फर्स्ट बाय कोटिंग, कह लीजिए ऑफ पेंट, आप पेंट करके कर सकते हो। बाय कोटिंग ऑफ ऑयल और ग्रीस, जो आप ऑयलिंग और ग्रेसिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो, या पेंट कर सकते हो, प्राइमर मार सकते हो, ऑयल और ग्रेस कर सकते हो, या फिर आप उसे एक दूसरी मेटल डाल सकते हो। अब वहां पर दो प्रोसेस और हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन दोनों से अलग। भाई ये तो हमारे सिंपल प्रोसेस हैं। अब टेक्निकल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। टेक्निकल प्रोसेस है, फर्स्ट है बाय एनोडाइजिंग। आप एनोडाइजिंग कर सकते हो। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग होता है, देखो मेटल जो है एनोड की तरह काम करता है, यस। अब आप मेटल के एनोड को कन्वर्ट कर दो या एनोड को चेंज कर दो। एनोड को चेंज कैसे किया जाता है? दूसरी एक्टिव मेटल, उससे ज्यादा एक्टिव मेटल हम वहां पर लगा दें। ज्यादा एक्टिव मेटल अगर वो लगा दें तो वो वाली दूसरी मेटल जो होगी, जिस मेटल को हमें रोकना है, वो कोरोजन रोकना है, उस मेटल को हम उसकी जगह ज्यादा एक्टिव मेटल लगा सकते हैं उसके साथ साथ, सॉरी। तो वो एनोडाइजिंग, मैं इसे डिफाइन करता हूं, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी चेंज द एनोड, कह लीजिए वी चेंज द एनोड
by placing more active metal by placing more active metal। एग्जाम्पल के फॉर्म में ले लो, मान लो आपके पास एक आयरन, अगर हम देखें आयरन रोड है, आयरन पिलर मान लेते हैं, सड़कों पर आयरन के खंभे लगे होते हैं। अब उन आयरन के खंभों के साथ साथ एक दूसरी जिंक की रोड लगा दी जाती है, आयरन के साथ साथ जिंक लगा दिया जाता है। अब जिंक इज मोर एक्टिव देन आयरन, तो क्या होगा कि जब एनवायरनमेंट इसे रिएक्ट करेगा तो ये पहले जिंक रिएक्ट करेगा, आयरन बच जाएगा। तो इस चीज को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं, यानी हम एक मोर ज्यादा एक्टिव मेटल दूसरे मेटल के साथ जोड़ देते हैं। अब जिस मेटल का मतलब आयरन का हमें क्या रोकना था, कोरोजन रोकना था, हमने जिंक लगा दिया, तो अब जिंक को कोरोजन होगा, आयरन को आयरन ऐसे कैसे ही आपका बच जाएगा। इस प्रोसेस को हम एनोडाइजिंग बोलते हैं। समझ में ये बात। एक और प्रोसेस है बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इसे मैं लिख देता हूं। इट इज द प्रोसेस in which a metal coated that metal which corrosion to be prevent, which corrosion to be prevent by electrolysis। ओके, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ क्या हो रहा है कि आप एक मेटल को दूसरी मेटल पर कोट कर रहे हो, उसकी एक मेटल की लेयर दूसरी मेटल पर चढ़ा रहे हो, जिससे क्या होता है कि वो जो है आपका जो अंदर वाली मेटल होगी उसका कोरोजन बच जाएगा। यानी आपके पास, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, पुराने टाइम पे आयरन बकेट्स आती थी, आयरन की बाल्टियां आती थी और उन पर जिंक की कोटिंग होती थी, जिंक कोटेड होती थी, वो जो होती थी जिंक कोटेड होती थी। जो टैप आती हैं, जो टैप्स आती हैं वो जो है बेटा उन पर निकिल की कोटिंग होती है, किसी पर कोबाल्ट की कॉपर कोटिंग होती है, तो निकिल कोबाल्ट जिंक इनकी कोटिंग हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, वो चीजें बच जाती हैं। समझ में आ रही है बात। कभी कभी एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, आप देखते होंगे आयरन की जो वो होती हैं, जो आयरन की चीजें होती हैं वो ज्यादा शाइनिंग होती हैं, एक्चुअल में शाइनिंग जो होती है जिंक की होती है या फिर एल्यूमिनियम की होती है। तो ये जो चीजें हैं कोटिंग हो रही है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।